अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़वाद ज़करिया बुरी। आ, अभी हालिया कुछ दिनों की बात है, एक दावत में मैं गया हुआ था। हमारे एक कज़न हैं, उनके यहाँ दावत थी, तो वहाँ पे उन्होंने मेहमानों में से किसी अपने एक दोस्त को बता दिया होगा कि हमारे जो कज़न आए हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर सीएफओ लगे हुए हैं। तो बस उनका ये बताना था कि वो जो साहब थे वो अपनी पूरी पलटन लेके हमारी टेबल पे आके बैठ गए। और हमारी टेबल पे आके सिर्फ बैठे नहीं, अब खाना खुलने में टाइम था। हम तो टिक्के बूटी का इंतज़ार कर रहे हैं, कौरमे की खुशबू आ रही है और साहब जो हैं वो अब इंटरव्यू पे इंटरव्यू, सवाल पे सवाल अपने पूरे पलटन को लेके मुझसे करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है लोग अपने करियर को लेके फ़िक्रमंद होते हैं या अपने बच्चों को लेके फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन सवाल है कि बच्चा भी फ़िक्रमंद है या नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है, और मकसद ये है कि उन पेरेंट्स को एड्रेस करना या बच्चों को भी साथ में जो टीनेजर्स हैं और अभी उनका करियर क्या होना चाहिए वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया या कर नहीं पा रहे किसी भी वजह से, जो कि ये असेसमेंट मेरी क्यों है इस तरह की, ये मैं आपको बताता हूँ। जब उस दावत में बच्चे से मैंने बात की कि यार आप अभी क्या कर रहे हो, बोला मैं इंटर के पेपर मैंने दिए हैं या रिज़ल्ट मेरा आने वाला एक्सपेक्टेड है। इंटर आपने भाई आपका साइंस से किया था या कॉमर्स से किया था? बोला जी कॉमर्स से किया था। मैंने बोला तो कॉमर्स से किया था, आगे क्या करना चाहते हो? बोला पता नहीं, आप बताएं क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड डिमांड में है। भाई फील्ड जो भी डिमांड में हो आप ही बताओ, आपने ज़िंदगी में आपको पहुँच आप क्या करना चाहते हो बॉस? वैलिड सवाल है, इनवैलिड सवाल है, ये आप बताएं। तो फिर फिर सवाल ये था भाई आपने इंटर कॉमर्स से क्यों किया? नहीं यार बस वो साइंस में मेरा दिल नहीं लगा और साइंस मुश्किल मुझे लगा, तो फिर मैंने इंटर कॉमर्स से कर लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूँ, कौन सी फील्ड परसू करूँ। यार भाई देखो, पहली बात तो इंटर आपने कॉमर्स से कर लिया ना, तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब आप इंटर कॉमर्स से कर लेते हैं तो फिर आपको साइंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली एंटरटेन करती नहीं है। लेकिन साइंस अगर आपने इंटर किया हुआ होता है तो आपको, आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। आप आगे बीएस भी कर सकते हैं, बीबी भी कर सकते हैं, मेजर फाइनेंस का भी ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं, आप बीकॉम भी कर सकते हैं और आप एमएस भी कर सकते हैं, जो भी है बी ए शी है जो भी है। तो साइंस के बाद तो साइंस वालों को तो कॉमर्स वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉमर्स वालों को साइंस वाला एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, आपको पता ही कुछ नहीं होता कि न्यूटन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है ना, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कुछ आपको नहीं पता। सही ना, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन, यानी आप किसी को थप्पड़ मारेंगे वो क्या होगा, बदले में थप्पड़ मारेगा, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा रहा आपको। तो इस वजह से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है। अब इंटर कॉमर्स से करने के बाद तो आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाए भाई? तो अब आगे एसीसी करें, आगे एमबीए करें, एमबीए में भी मतलब यानी आपके पास फिर मेजर जो है ना वो बड़े लिमिटेड होते हैं, अगर तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए सब्जेक्ट टू योर ग्रेड्स। आजकल तो ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी ए लेवल्स की है, कैम्ब्रिज की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको एमबीए का मौका नहीं देती। कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप कर सकते हैं एमबीए, बीबीए दोनों कर सकते हैं। और उर्दू यूनिवर्सिटी है जो कि मुझे नहीं लगता कभी खुलती भी होगी, मैं तो 2-3 दफ़ा चक्कर लगाया, मुझे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं आया, हमेशा स्ट्राइक पे ही होता है। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इंटर कॉमर्स के बाद अच्छे ऑप्शंस देती हैं। दूसरा ये कि आप इंटर कॉमर्स करने के बाद एसीसीए परसू कर सकते हैं, सीए परसू कर सकते हैं, आईसीएमए के दरवाज़े आपको खुले हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद कंफर्म नहीं है कि उन्होंने जो बीकॉम की रिक्वायरमेंट थी वो अभी वेव कर दी है या अभी भी वो बीकॉम के बाद ही वो आईसीएमए वाले एंटरटेन कर रहे होते हैं बच्चों को। तो पहले तो ये कंपलसरी था कि आईसीएमए में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बीकॉम वाज अ मस्ट, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म कर लीजिएगा। आईसीएमए से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। दूसरा आपके पास सीए का दरवाज़ा खुला होता है, इंटर कॉमर्स करने के बाद आप पीपीटी दें, आप मेरे ख्याल से सर्टेन परसेंटेज अचीव करने के बाद पीपीटी भी एग्ज़ाम कर लिया, वो प्री एंट्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें मेरा सी ग्रेड आया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फ्लाइंग कलर से ज़्यादा मैं पास नहीं हुआ उसके अंदर।
तो पीपीटी देने की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। तो सीए का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, शीशे का आपके लिए खुला हुआ है। आप मेरे ख्याल से एमबीए फाइनेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर साइंस से किया है तो आपके पास ऑप्शंस दुनिया वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि फिर आप किसी ऐसी एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। सर सैयद साइंस करने जाके आप साइंस में भी अपना करियर बना सकते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर प्रोवाइडेड कि आपने साइंस में बायो लिया हो। तो अगर आप बायोलॉजी के मेजर्स के साथ इंटर किया हुआ आपने, तो फिर आपके पास डॉक्टरेट का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। और अगर आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ तो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, हर तरह की इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। और इन इन सब चीज़ों के अलावा, यानी कि अगर आपने इंटर बायो मेडिकल से किया हो या इंजीनियरिंग से किया हो, आप कॉमर्स की सारी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बायसनेस है, और बायसनेस कहना उसको सही भी है और नहीं भी है, लेकिन बहरहाल साइंस वालों के मज़े होते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स। लेकिन ये बात अब इंटर में, अब जिस बच्चे ने इंटर कॉमर्स कर लिया, अब उसको ये बात बताई जाएगी कि उससे कितने काम किए। ये अब दोबारा इंटर तो नहीं करेगा ना साइंस से इन ऑप्शंस को अवेल करने के लिए, तो अब वो क्या करे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है, ये ज़रूरत मुझे पेश आई। और मैं चाहता था कि ये बात मैं पब्लिकली भी कहूँ, और जो जो लोग जिन लोगों की रसाई नहीं होती सही टाइम पे, उनको गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो अक्सर फिर अपने बच्चों को कॉमर्स कराते हैं। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने फाइनेंस भी करना है ना आगे जाके, अगर आपका बचपन से ख्वाब था मैं सीए बनूंगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो उसने सीए किया हुआ है, जो मैंने भी बातें सुनी हैं, जो सुन सुन के हमें मोटिवेट करने की हमारे माँ बाप ने कोशिश की कि देखो यार, हमारे जो नेबर हैं उन्होंने सीए किया हुआ है, आज उनका गाड़ी है, पैसा है, या सीए कभी दुबई होते हैं, कभी कराची होते हैं, फलाना ढिमकाना, सीए कर लो लाइफ बन जाएगी। तो अगर आपने सीए करना भी है मेरे दोस्त, आपको लाइफ इस तरह की बनानी भी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटर कॉमर्स से करें तो ही आपकी बने। मेरी हमेशा से ऐसे लोगों को राय होती है जो मैट्रिक में मुझसे ये सवाल पूछते हैं, बल्कि मसला सारा ये है कि मैट्रिक भी अगर आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो अब आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको इंटर कॉमर्स से ही करना है। तो क्लास 8 के बच्चे को हमें ये बात बतानी है कि आप क्लास 8 के बच्चे को ऐसा प्रिपेयर करें कि 9th और 10th के अंदर उसकी जो सिलेक्शन हो वो साइंस के अंदर हो जाए। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैट्रिक सिस्टम से अपीयर होते हैं बोर्ड के अंदर। जो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं वो तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, कैमरल सिस्टम से करके आए हुए होते हैं। अगर उनके किसी सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो रिव्यू भी दे सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फिर उनके पास ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं, वो साइंस भी ले सकते हैं, वो कॉमर्स भी ले सकते हैं, वो सारे सब कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा पेपर भी दे सकते हैं। तो अभी आज रिज़ल्ट भी आया ओ लेवल्स ए लेवल्स का। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सही टाइम पे पेरेंट्स को भी सही गाइडेंस मिले, और बच्चे को भी हम टारगेट कर सकें, उनसे कम्युनिकेशन कर सकें, और उनको ये बात बता सकें कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेरे भाई आपको जख्म तो मारनी पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ये चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे अच्छी पोजीशन सिक्योर करे कंपनी के अंदर। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट वो है जो ये चाहती है कि हमारा बच्चा बिजनेसमैन बने। बहुत अच्छी बात है, तिजारत हम हमारे दीन में भी पसंद की गई है। आप अलैहिस्सलाम को भी तिजारत करना सुन्नत भी है, पसंद भी थी। तो तिजारत जो है ना वो पेशा है बाकायदा, यानी बिज़नेस। तो बिज़नेस करने में कोई हार्म नहीं है, प्रोवाइडेड कि यार आप ये ना समझें कि एजुकेशन लेने का इससे बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, इन सिंपल वर्ड्स। तो मेरा हमेशा से उन बच्चों को ये जवाब होता है जो पढ़ नहीं रहे होते, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे होते। तो वो जब उनसे पूछे यार आप क्या कर रहे हो, यार मैंने इंटर किया हुआ है, पेपर्स बस दिए हुए हैं, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। मतलब आगे क्या करो यार, मैंने यार ऐसे ही बस दे दिए पेपर, आगे तो मैंने अब्बू को बिजनेस ही संभालना है। तो भाई अभी संभाल क्यों नहीं रहा तू? तू 17-18 साल का हो गया, कम वक्त तू इंटर के पेपर दे के बैठा हुआ है घर पे, जा पे ऑफिस, जक मरा। ठीक है ना, अपने अब्बू के साथ जाके बैठा कर, हैं, देख लेबर को कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे डिस्कशन करनी है, उनको मैनेज कैसे करना है।
मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ऊंच होती है, कभी नीच होती है, कभी मंदी होती है, कभी तेज़ी होती है। बिजनेस भी कोई ऐसा नहीं है कि एवरग्रीन हो, लेकिन जो तरक्की बिजनेस में है वो बाकी शोबों में नहीं है। हम अक्सर ये देखते हैं कि एक शख्स जो पान का ठिया लगाता था, फिर उसने दुकान कर ली, फिर उसका दुकान चेन ऑफ स्टोर्स हो गया, या एक बंदा जो समोसे का ठेला लगाता था, फिर उसने दुकान कर ली। अब उसने जिन्हें पे साथ में फ्रेंच फ्राइज भी रख लिए, क्लब सैंडविच भी रख लिए, और चाइनीज़ भी बेच रहा है, और जो बिक रहा है सब बेच रहा है वो। तो गोले गंडे वाले ने भाई दुकानें कर ली दो राज्य के अंदर से, है ना। तो ये बिजनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप इस पे एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन ये चीज़, ये जो सोच है, ये ना बच्चों के अंदर बहुत पहले से पैदा करनी पड़ेगी। और ये सोच कैसे पैदा होगी, इसके लिए अब दो यानी कि तरीके हैं मुझे अपनी बात को समझाने के। यानी जो मवाद मेरे दिमाग में है वो मैं आप लोगों तक किस तरह से पहुंचाऊं, इसके दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के टॉपिक वाइज एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूं, और उसके अंदर ये इन इश्यूज़ को, या जो इश्यूज़ के अलावा जो बात मुझे समझानी है उन उसकी उसको कोई टाइटल दे के उसको कोई मैसेज के फॉर्म में कन्वे किया जाए, अलग अलग क्लिप्स में छोटे छोटे, और प्लेलिस्ट बनाई जाए ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो। या फिर जो लोग ये चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आप जितना उगल सकते हैं उगल दें, भाई हमारी मर्जी, हमारे ऊपर है, हम जितना निकल सकेंगे निकल लेंगे। तो दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं, और मैं ये अभी इस वक्त सोच रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त कि इसमें से कौन से ऑप्शन पर अमल किया जाए। इसमें अगर आप लोग की राय मुझे मिल जाएगी कमेंट्स के फॉर्म में, तो मेरे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। और मैं चाहता ये हूँ कि जो हमारी अगली नस्ल है, जो मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, और समझें कि उनको भी हम ये बात समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं कि हमें लाइफ में जो हमारा विज़न हो, मिशन हो, वो आज से पता हो। यानी अगर मैं डॉक्टर बनना है तो मुझे क्लास 8 से पहले पहले पता हो कि मैं ज़िंदगी में लाइफ में मुझे डॉक्टर बनना है। और या मुझे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मुझे पता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और अगर मुझे बिज़नेस करना है तब भी अब्बा हमारे छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पूरी पढ़ाई कराने के बाद बिज़नेस में इन कराएंगे, या बिज़नेस में इन करा देंगे तो भी डंडा ऐसा होगा मैं जख मार के भी इसी ये चीज़ें करना पड़ेगा, या एमबीए करना पड़ेगा, व्हाट्सोएवर जो भी बच्चे का एम्बिशन है। दूसरा, हमारा बच्चा क्या एम्बिशियस है या नहीं है, और एम्बिशियस नहीं है तो क्या करें, एम्बिशन है तो किस चीज़ का है, उसमें उसको कैसे उसको प्रॉस्पर कराया जाए, आगे कैसे लेके जाया जाए। इतनी सारी बातें हैं, ये टॉपिक इतना वास्ट है लेकिन है बोरिंग। ये उस तरह के हाउ टू वीडियोस की तरह नहीं है ये। जैसे कि मोबाइल का डब्बा खोलने वाली वीडियो नहीं है ये। आपको ये नहीं बताएगी कौन से हेडफ़ोन आपके लिए बेस्ट हैं, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज़ है ना वो ज़बरदस्त किस्म की यानी सोनू निगम जैसी आवाज़ आएगी। ऐसा नहीं होने वाला। मैं कोई अनपैकिंग वाली वीडियोज़ नहीं करना है यहाँ पे मुझे। मेरा मकसद है, ना ही मेरा यहाँ पे मकसद है किसी मोबाइल पे रिव्यू देना। मेरा मकसद है कि हमारी जो अगली जनरेशन है, हम उस तक अपना मैसेज को कैसे कन्वे करें, उनको कैसे हम आज की तारीख में एम्पावर करें, और उनको सोच दें, उनको विज़न दें कि वो अपने करियर को चूज़ करें, फिर उसको परस्यू करें और उसको अचीव करें। उनको गोल्स दें, और उनको टारगेट्स दें, ऑब्जेक्टिव्स दें, जैसा हम कंपनीज़ के अंदर करते हैं, और उसमें उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें, उनको आगे लेके जाएँ। कम्युनिकेशन इसके अंदर बहुत रेलेवेंट है। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा सख्ती करते हैं, कम्युनिकेशन उनकी कम होती है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। मैं समझता हूँ बातचीत बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना बच्चे से बातचीत करें, उसको प्यार दें, उसको मोहब्बत दें, और उसको इस बात का एहसास होना चाहिए किसी भी लाइफ के मौके में, यानी कि किसी मरहले पे उसको इस बात का ये एहसास ना हो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका पैसा इम्पोर्टेंट है, या उसको पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो पैसा कमाए, कल को हमें पाले पोसे। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे बच्चे से एक दफ़ा गिलास टूट गया, और वो खड़े हो जैसा जब उसके हाथ से गिलास गिरा और टूटा, वो एकदम सहम गया, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। मैं खाना खा रहा था और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला क्या हुआ भाई। तो वो उसको उसकी चेहरे की हालत देख के उस मैंने जो उसका फेस रीड किया, उसको लग रहा था अभी अब्बा ने आप उठ के ना 2 चपेट लगा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला क्या हुआ भाई, गिलास टूट गया तो आप अपना पाँव संभालो, और आप ये मेक श्योर करो कि आप यहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ, और जब तक ये साफ़ नहीं होता कांच, तब तक आप है ना चप्पल पहन के घूमो।
मैंने उससे गिलास टूटने पे बात ही नहीं की। मैंने उसको बोला इट्स ओके। मैं अपनी मिसेस को भी ये बात करता हूँ कि मेरे लिए ग्रेड से ज़्यादा मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। और लेकिन साथ ही साथ बच्चे मेरे लिए चूँकि इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में वो सफ़र ना करें, कुछ बन जाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ, आगे जाएँ, अपना कुनबे को भी सँभालें, अपने पूरा फैमिली सिस्टम को मैनेज करें। और हम जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हमारी उम्मीदें बच्चों से बिल्कुल होनी चाहिए उनकी तरक्की के हवाले से, लेकिन हमारी उम्मीदें ये नहीं होनी चाहिए कि हम जब रिटायर्ड होंगे या 60 के होंगे, अगर तो हम 60 के होंगे आजकल तो पता ही नहीं होता लाइफ का, वैसे कब मौत कभी भी आ जाती है, दुनिया में एतबार से बात कर रहा हूँ। तो हम ये बच्चे से ये उम्मीद ना लगा के बैठे हों कि बस हमें बच्चा, अब हमने पैदा कर लिया, 2 लड़के हमारे हो गए, बस हमारी लाइफ अब सेट है, अब ये बड़े होंगे, थोड़े से कमाएँगे, खिलाएँगे और हम पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं करना बॉस आपने। आपने अपना कमाना और अपना खाना है, बच्चा आपको जितना भी कमाता हो। बल्कि होना ही चाहिए कि बच्चा सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे आपको पैसे दे और आप वो रख लें पैसे, ताकि उसका दिल रह जाए। अगर तो जब बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो बच्चा ऐसा करेगा, और तरबियत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा आपको ठेंगा भी नहीं देगा। तो जो हमने अच्छे बच्चे देखे हैं वो ये है कि वो माँ बाप को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो कमाते हैं माँ बाप के हाथ में रखते हैं, और माँ बाप ज़बरदस्ती उनको पैसे वापस करते हैं कि नहीं बेटा हमें तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। और जो निकम्मे निकट्टू नालायक होते हैं ना, वो तो फिर बाप से ही पैसे मांग रहे होते हैं सारी ज़िंदगी, खुद कुछ अचीव किया नहीं होता, और 30-30 साल के 35 साल के ढगे हो जाते हैं कमबख्त, लेकिन कुछ कमा नहीं रहे होते। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज की तारीख में। तो मकसद मेरा मैंने आपको बता दिया। अब एक और वीडियो मैं इसके ऊपर करूँगा जिसके अंदर इस मौजू पे और तफसील से बात होगी कि हमें कब से अपने बच्चों से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, उनको मिशन क्या देना है, उनको विज़न कैसे देना है, उनके एम्बिशन को कैसे जज करना है, और उनको सपोर्ट कैसे करनी है, उनको एजुकेट सिर्फ़ क्या स्कूल में किया जाएगा या घर में भी उनकी एजुकेशन होगी, कौन किसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरी जर्नी के अंदर। तो अब ये एक लंबी वीडियो में हो या इसके छोटे-छोटे क्लिप्स हों, ये डिसाइड करना बाकी है। ये मैं चाहता हूँ कि हम मिलके डिसाइड करें, ये एक यूनिलैटरल डिसीजन ना हो बल्कि यूनानिमस हो। क्योंकि डेमोक्रेसी पे मैं बिलीव करता हूँ, डिक्टेटरशिप पे नहीं करता। और बाकी ये कि आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मौजू कैसा लगा, इस मौजू से आपको फ़ायदा होगा या हुआ या होने जाएगा, कितना होगा, तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होगी और आगे बात करना आसान होगा। और मैं चाहता हूँ इसकी जो रीच हो वो फैले, और जो हमारी जनरेशन है वो इस मैसेज को सुने। चाहे थोड़ा बोरिंग ही हो, लेकिन ये कि आप समझें कि मैं आपका एक नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, जो कि जिससे आप एडवाइस लेना चाहते हैं कि अब हम अपने बच्चे को क्या तरबियत दें या क्या क्वालिफ़िकेशन दें। अगर उसने ये कर भी लिया तो भी भाई लाइफ रुकी नहीं है, अब बहुत सारे सर्टिफिकेशन अभी बाकी हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ अभी बाकी हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वालिफ़िकेशन आपको एक हद तक आगे लेके जाती है, एक हद तक आपको मकाम देती है। जो पैसा वो कमा के चीज़ देती है ना, वो आपकी स्किल होती है। सही है। और दूसरा, जो हमें एक मौजू पर बात करनी है, वो एक सेपरेट मौजू हम उसको बनाएंगे, वो लाइफ के हवाले से है, लाइफ के हर शोबे के हवाले से है, लाइफ के हर मुश्किल घड़ी के हवाले से है। और वो उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला जो हमारे एक ट्रेनर ने हमें दिया था, वो फार्मूला है E=BS। मैं रिपीट कर रहा हूँ, E=BS। बी एस क्या फुल फॉर्म क्या है, ई से क्या मुराद है उनकी, ये इक्वेशन क्या समझाती है, ये एक सवालिया निशान है। और इस पे एक मुस्तकिल बहस है जो कि आज मैं करूँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और इसका फुल फॉर्म को और इसके मकसद को हम आइंदा कभी शायद अगली वीडियो में ही इसको समझने की कोशिश करें। और हमें ये ज़िंदगी में जहाँ भी हम फंसेंगे इंशाअल्लाह, हमें आगे निकलने में बड़ा हमारे को इसका इस इक्वेशन की वजह से फ़ायदा होगा। तो मैं आज तक उसका एहसानमंद हूँ, ट्रेनर का नाम भी मैं भूल गया, लेकिन देखें अल्फाज मुझे याद रह गया इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, ये इक्वेशन मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैं तो E=BS का बहुत पक्का बिलीवर हूँ, और मैं इसी पे अमल भी करता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। और जब मैं आपको समझाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने काम की चीज़ है कि
और आप भी फिर मेरी तरह इसको हर जगह, हर मरहले पे लाइफ के इसको अप्लाई करेंगे। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।